दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीपीटीए के बारे में। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहे हैं हम सारे इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टीपीटीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन्हें ऑफिस से अपने घर और अपने घर से ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, ऑफिस आने जाने के लिए, ये समझिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है अप्लाई ये किस पे होता है, इस सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई होगा और जो सिविलियन डिफेंस में है उन पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो टीपीटी रेट है ये आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे टीपीटी सिटीज़ कुछ होती हैं, कुछ होती हैं अदर सिटीज़ होती हैं। मतलब टीपीटी सिटीज़ मतलब एक्स सिटीज़ होती हैं जिसमें हाई रेट पर जो है ये मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो लेवल 1 से लेकर 2 तक जो है 1350 रुपये प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, हम टीपीटी सिटीज़ की बात कर रहे हैं। लेवल 3 से लेकर 8 तक 3600 रुपये प्लस डीए मिलेगा और लेवल 9 एंड अबव के लिए 7200 रुपये प्लस डीए मिलेगा। वही चीज़ अगर हम अदर सिटीज़ की बात करें तो लेवल 1 से 2 तक 900 रुपये प्लस डीए, 1800 रुपये प्लस डीए, 3600 रुपये प्लस डीए लेवल 9 के लिए। ठीक है, अभी आप जो डीए समझ रहे हैं इसका मतलब ये है, जैसे अभी मान लीजिए डीए कितना चल रहा है, 58% चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लेवल 1 का यहाँ पर उठाएं और अदर सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे सिटीज़ हम मान लेते हैं, कोई भी लखनऊ मान लेते हैं। ठीक है, तो लखनऊ जब हम मानेंगे इसमें तो आप यहाँ पर देखेंगे लखनऊ में कि 900 रुपये तो जो है टीए हो गया, और ये डीए जो है इस टीए पे लगता है, तो 900 पर जो है 58% इसका और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें जुड़ के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, लेवल 1-2 पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिनका बेसिक पे 24,200 से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेवल 1-2 की बात हो रही है, जिनका 24,200 से बेसिक पे ज़्यादा होता है उनको जो है 3600 प्लस डीए मिलता है इस केस में, मतलब टीपीटी सिटीज़ में। और अदर दैन जो अदर सिटी हैं उनमें 1800 प्लस डीए मिलता है, जिनका बेसिक पे 24,200 से ज़्यादा है या फिर 24,200 है। तो ये चीज़ आप में ध्यान। जो फिजिकली, अब बात करते हैं फिजिकली, वो फिजिकली डिसेबल गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ होते हैं तो उनके लिए जो है डबल रेट पर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, मतलब उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% तो होनी ही चाहिए। ये आपको याद रखना है एक टॉपिक। ठीक है, एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैं जो जितना पढ़ा रहा हूँ ये इसमें क्या है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पीडीएफ का 100% है, इसमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं है। तो मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 100% नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सब इसी में है। ठीक है, तो उसको हम क्या है, एक अगर हम पूरी पूरी लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं इस तरीके से लिख के आपको वही चीज़ बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ, जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगी। बाकी आप और ज़्यादा उसको 100% करने के लिए जो बुक्स वगैरह मैंने बताई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी रूल्स वाली बुक है ये है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। और एक स्वामी की जो क्वेश्चन बैंक्स आती है वो आप देख सकते हैं, तो उनसे आपके और ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रांग हो जाएगी स्टडी। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। तो हम इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपका जितना छोटी वीडियो में मैंने ये जो बताया है कंटेंट, आपको लगता होगा बहुत छोटी वीडियो में बहुत आसानी से बता दिया, तो ऐसा नहीं है, ये छोटा है, काफ़ी कुछ हमने इसमें कवर किया है। बट मैंने पहले से ही इसमें जो लिख के रख दिया है, तो इसलिए आपको जल्दी समझा, मतलब सब वीडियो लगता है जल्दी ही ख़त्म हो गया। तो मैं जल्दी से बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और आप और ज़्यादा जो है अपनी मेहनत कर सकें, टाइम बचा पाएँ अपना। अदरवाइज इसे हम अगर पीडीएफ पे पढ़ेंगे तो इसी में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इतना ही बताने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप जो है बुक्स आप जो है पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ में भी कुछ आपको डाउट हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप नेम डालेंगे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पीडीएफ, तो वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा और कुछ नोट्स वगैरह अपने बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये फिजिकल के बारे में मैंने बात कर ली। अब ये लेवल 14 एंड अबव का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, लेवल 14 एंड अबव का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, ये आपको पता है। लेकिन जो लेवल 14 और उससे ऊपर के जो होते हैं उनको ऑप्शन दे दिया जाता है, या तो वो गवर्नमेंट व्हीकल ले लें, ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल से ऑफिस आएँ और जाएँ, या वो 15,750 रुपये प्लस डीए लें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के रूप में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो होल कैलेंडर मंथ में अगर अब्सेंट है, पूरे महीने अब्सेंट है, होल कैलेंडर मंथ, एक भी दिन कैलेंडर मंथ में नहीं आया है तो उसको टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, नो टीए। अगर वो आधे दिन भी आया है, ठीक है, सिर्फ आधे दिन भी अगर वो आया है तो उसको टीए दिया जाएगा, वो भी फुल। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ आधे दिन भी आया है ऑफिस तो उसको फुल टीए मिलेगा। बट अगर वो पूरे महीने गायब है, नहीं आया ऑफिस, तो उसे टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके अलावा
इफ़ होल मंथ ऑन टूर, पूरे महीने पे अगर वो टूर पर था फुल मंथ, क्योंकि वो ऑफिस आया ही नहीं, टूर पर था, तो टीए मिलेगा नहीं उसके लिए। बट अगर वो पार्ट मंथ मतलब तो मतलब मैं बताया ना, ऑफिस अगर वो आधे दिन भी आएगा तो उस केस में उसके लिए फुल टीए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन टीम या जो सर्वे टीम्स वगैरह होती हैं वो 8 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर जाती हैं तो उन्हें हेडक्वार्टर जो है टीए वगैरह उन्हें दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ सुनिएगा। और इसके अलावा सस्पेंशन की हम बात करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सस्पेंशन से, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जब सस्पेंड हो जाता है तो सस्पेंड होने पर उसे सस्पेंस अलाउंसेस मिलता है। तो उस केस में जो है उसे सस्पेंशन पूरे मंथ के लिए है, ठीक है, तो उसे कोई भी टीए नहीं मिलेगा, ठीक है। बट सस्पेंशन जो है कवर हाफ मंथ कर रहा है या कोई पार्ट ऑफ मंथ कर रहा है, मतलब कुछ महीने में कुछ पार्ट कवर कर रहा है, तो उस केस में टीए मिलेगा, ठीक है। ये आप याद रखें। इसके अलावा डबल टीए जो है नॉट अलाउड किन केसों में, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। किन किन केसों में नॉट अलाउड है डबल टीए, मतलब डबल टीए कब मिलता है, जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, जो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा इनकी होती है उन्हें मिलता है। बट कहाँ कहाँ नहीं मिलता है वो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और लीव पर उन्हें मिलता है एक्सेप्ट सीएल, ठीक है, उन्हें सीएल पर नहीं मिलता, ज्वाइनिंग टाइम पर उन्हें नहीं मिलता, और सस्पेंशन पर जो है उन्हें डबल टीए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि डिसेबल है वो अकोमोडेशन ले ले, चाहे वो ऑफिस में ही रहे, विद इन ऑफिस 1 किलोमीटर रहे, ऑफिस के आसपास है, वो ऑफिस में ही रहे, ठीक है, ऑफिस कम रेजिडेंट जिसे बोलते हैं, तो उसको डबल टीए दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं बात डियरनेस अलाउंसेस के बारे में। डियरनेस अलाउंसेस आप जानते हैं महंगाई भत्ता के बारे में, सरकार जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को महंगाई से जितनी जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से वो महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है, जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपना खर्चा आराम से चला सके। तो उस हिसाब से इसमें जो है डियरनेस अलाउंसेस की बात यहाँ पर जो है की गई है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, डियरनेस अलाउंसेस कैसे क्या रहता है और कैसे कैसे दिया जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे डियरनेस अलाउंसेस की। डियरनेस अलाउंसेस में क्या है, डियरनेस अलाउंसेस में ये है कि इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे, तो बेस पॉइंट याद रखेंगे। बेस पॉइंट मतलब इस पॉइंट की सहायता से ही जो है ये डीए का परसेंट निकालते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अभी 50% है, फिर जनवरी में 60 हो गया, जनवरी फिर जुलाई में फिर 61 हो गया, इस तरीके से जैसे बढ़ता है तो वो ये बेस पॉइंट इसी से निकालते हैं, इसी के आधार पर जो है कैलकुलेशन वगैरह की जाती है। जैसे 12 मंथ का कोई जो है एवरेज, 12 मंथ का एवरेज उन्होंने कुछ मतलब जो महंगाई का उन्होंने टूल माना हुआ है, 12 मंथ का कुछ एवरेज निकाल के गुणा किया 261.42, इस तरीके से उनको कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बेस पॉइंट क्या है 261.42 है, और बेस ईयर जो मानते हैं वो 2016 मानते हैं, जिसके आधार पर ये महंगाई भत्ता निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो 1 जनवरी और 1 जुलाई के लिए दिया जाता है सिर्फ, ठीक है, मतलब दिया जाता है पूरी साल, मतलब 1 जनवरी को ये बढ़ता है और 1 जुलाई के लिए बढ़ता है। जैसे अभी मान लीजिए 58 चल रहा है, तो ये जो है 1 जनवरी के लिए फिर जो है ये बढ़ जाएगा और ये उस समय पता चलेगा कितना बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जुलाई के लिए इसका इंक्रीमेंट होता है डीए का। उसके अलावा कैलकुलेशन जो डीए की जाती है, डीए की कैलकुलेशन मतलब ये कि जो पॉइंटों के आधार पर, जैसे अभी 58% है, आगे 60% आएगा, मान लीजिए कैलकुलेशन करते समय 60.33% आ गया, तो इस जो मतलब ये पॉइंट्स के आगे के जो नंबर्स हैं इन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा, डेसिमल को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ 2 PM के द्वारा जो है मतलब डिटरमाइन किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेसिक पे प्लस एनपीए पर मिलता है ये, ठीक है। और जब सैलरी पर इसका कैलकुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए किसी का बेसिक पे 18,000 है, लेवल 1 का हम बात कर रहे हैं, और इस पर अगर मान लीजिए 58% हम निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और परसेंट निकाल रहे हैं, अगर इस पर निकालते समय डीए जो आया मान लीजिए आया 2,626.90 रुपये, तो इसका जो पॉइंट वाला नंबर है इसका नियरेस्ट ले लिया जाएगा, मतलब 2,631 रुपये ले लिया जाएगा। जब हम सैलरी पर डीए निकाल रहे होते हैं तब जो है फ्रैक्शन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट कर दिया जाता है, और बेसिक पे प्लस एनपीए पे दिया जाता है। एनपीए किसे मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, डॉक्टर वगैरह के लिए मिलता है 20%, जो कि मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में, ठीक है। और जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते उनके सिर्फ बेसिक पे जो है ये डीएनएस अलाउंसेस मिलता ही है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा पार्ट मंथ की अगर हम बात करें, जैसे आधे महीने का या किसी महीने के कुछ दिनों का जब डीए दिया जाएगा, तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे उसके लिए मान लीजिए 80 डेज़ का ही डीए दिया जाना है, 12 का नहीं दिया जाना है, तो उसको 30 से भाग करेंगे, हाँ ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे 18 का, मतलब 18 दिन का निकालने के लिए। जो डेली वेजेस गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, डेली वेजेस वाले कुछ होते हैं जो मतलब सर्वेंट है डेली वेजेस वाले, उनको यहाँ पर जो 26 से डिवाइड करते हैं, उनका महीने हम जो 26 से मानकर
यहाँ पर 26 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी का मान लीजिए 2600 रुपये DA पूरे महीने का है और उसको मान लीजिए सिर्फ 10 दिन का दिया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे 26 से ही उसके इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। 1000 रुपये उसको आएगा। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर निकालते हैं। डेली वेट्स के केस में 26 से डिवाइड करेंगे और परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 30 से पूरे महीने का भाग करके निकाल देंगे उनको कैसा क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ कंडीशन देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग लीव के केस में क्या है, ड्यूरिंग लीव की बात यहाँ पर देखिएगा। हाँ देखिए ड्यूरिंग लीव की अगर बात करी जाए तो लीव सैलरी जो मिलेगी उस पर जो DNS अलाउंसेस मिलेगा ही मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम पर क्या होगा, बेस्ड ऑन ज्वाइनिंग पे, जैसे ज्वाइनिंग पे मिलेगा उसी तरीके से ओल्ड हेडक्वार्टर रेट पर जो है DNS अलाउंसेस मिल जाएगा। सस्पेंशन पर जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलता है उस पर DA मिलता है, ठीक है। जो कि आपको मैंने बताया था उसमें CC रूल्स में HPL के बराबर मिलता है, हाफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा डेपुटेशन अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की अब्रॉड हो जाती है, ठीक है, विदेश जाता है वो अब्रॉड हो जाती है तो उसको 6 महीने तक तो DA दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है उसको फॉरेन अलाउंसेस मिलने लगता है तो DA नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर रेट पे मिलेगा जो उसका हेडक्वार्टर है पहले रह चुका है। इसके अलावा हम बात करें ट्रेनिंग उसकी अब्रॉड हो जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग करनी है, अभी क्या था डेपुटेशन, अब ये ट्रेनिंग अब्रॉड जाता है तो उसको DA मिलता है, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग करने के लिए वो अब्रॉड जाता है तो उसको DA होल पीरियड के लिए दिया जाता है। इसके अलावा फ्रॉम एक्स इंडिया टू स्पेशल पोस्ट, ठीक है, अपनी पुरानी सर्विस से वो किसी स्पेशल पोस्ट पे जा रहा है तो उसको DA नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से फॉरेन अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विसेज पर जब डेपुटेशन पर जाते हैं तो फॉरेन सर्विस पर जो पे मिलता है उसी के आधार पर जो है DA मिलता है। इसके अलावा रीएम्प्लॉयड पेंशनर, जो पेंशन होते हैं वो दोबारा मान लीजिए रीएम्प्लॉयड हो गए तो उनके केस में क्या है, जैसे मान लीजिए विदाउट पेंशन गिवन टू डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उन्हें पेंशन तो मिल ही रही है तो उन्होंने क्या करा वो नई जगह जो जाके लगेंगे उन्होंने पेंशन वगैरह का अपना जो कोई भी पार्ट सबमिट नहीं किया है अपने वो, तो उन्हें क्या होगा जो एक्चुअल पे जो मिल रहा है उसी पर DA मिल जाएगा। बट पेंशन के सरेंडर के केस में जो पे उनका बनता है प्लस बेसिक पेंशन जो होती है उस पर दे दिया जाता है DA। और जो लीव वगैरह वो लोग लेते हैं तो वो लीव सैलरी प्लस पेंशन पर DA मिलता है। लीव के केस में मतलब वो जो छुट्टी लेंगे तो जो लीव सैलरी मिलेगी उनको उसको और पेंशन के आधार पर तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब सेम ही चीज़ है कि बेसिक पेंशन और पे पर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया DA इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर DA में उम्मीद है क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन वगैरह इसके लगाते रहिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर DA के केस में बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, DA देख लिया। DA के बाद देखते हैं HRA के बारे में, ठीक है। HRA क्या है, चलिए HRA देख लेते हैं हम, एक सेकंड रुकिएगा। हम अब HRA की बात करेंगे। HRA क्या कहता है, HRA होता है होम रेंट अलाउंसेस, ठीक है। होम रेंट अलाउंसेस, ठीक है। होम रेंट अलाउंसेस दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है। इसकी जो गाइडलाइन जो है इश्यू की जाती हैं डिपार्टमेंटल ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिए जाते हैं। अप्लाई जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट उनके द्वारा, सिविलियन जो होते हैं डिफेंस में उन पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। और आल्सो जो है इंडियन ऑडिट अकाउंट्स ऑफिस पर भी ये अप्लाई होता है, ठीक है। और होम रेंट अलाउंसेस जैसा कि आप जानते हैं सिटीज़ के आधार पर ये दिया जाता है, एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटीज़ होती है, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा एक किस पर अप्लाई नहीं है, रेलवे एम्प्लॉयज़, आर्म फोर्सेस, एडहॉक, इन सब पर ही होम रेंट अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट में दिया गया है। इसमें ये अप्लाइड मतलब नॉट अप्लाइड रूल है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि इन सब का अपना अपना रूल होता है। आर्म फोर्सेस का अपना रूल है, रेलवे का अपना रूल है, एडहॉक वालों का अलग रूल है, तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। इसमें अप्लाई पे हमें क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविलियन डिफेंस, एंड एम्प्लॉय इन ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफिस, ये आपको याद रखना है। कैलकुलेशन इसकी भी बेसिक पे होती है, जो भी बेसिक पे होता है। जैसे मान लीजिए अभी 18,000 रुपये है किसी का बेसिक पे और अभी वो बाई सिटी में रह रहा है तो उसे कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, मतलब उसे 3600 रुपये मिलेंगे HRA के रूप में, ठीक है। तो ये बेसिक पे ही काउंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओनली बेसिक पे पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HRA सिर्फ ओनली बेसिक पे पर ही काउंट होता है, ओनली बेसिक पे। DA हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पे अगर किसी को NPA मिल रहा है तो NPA पर भी काउंट था, बट ये ओनली बेसिक पे पर काउंट होता है, ठीक है। ना NPA जुड़ेगा इसमें, ना पर्सनल पे जुड़ेगा, ना स्पेशल पे जुड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ओनली बेसिक पे काउंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सिटीज़ की इसमें दिया गया बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के आधार पर जो है ये कुछ सिटीज़ को बांटा गया है। जैसे मान लीजिए एक्स सिटी जहाँ 50 लाख से अबव आबादी है, फिर 5 लाख से 50 लाख के लिए बाई सिटी, बिलो 5 लाख जेड सिटी, इस तरीके से सिटी का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। HRA अभी कितना कितना मिल रहा है इस समय, तो 50 लाख से अबव वाली मतलब एक्स सिटी पे आप ध्यान याद रखिएगा, एक्स सिटी के लिए 30% है, बाई के लिए 20% है और जेड के लिए 10% है, ठीक है। और मिनिमम कितना मिलना चाहिए, मिनिमम जो है 5400 मिलना ही चाहिए, बाई केस में 3600 मिलना चाहिए और 1800 मिलना चाहिए
और जेड के केस में, जो कि इतना बनता भी है क्योंकि मिनिमम जो बेसिक पे है वो कितना है इस समय 18,000 है। आप किसी हिसाब से लगा लें, 18 का 30% 5400 आएगा, 18 का 20% 3600 आएगा, 1800 का 10% 1800 आएगा। तो इस तरीके से इतना मिनिमम दिया जाता है। हालांकि ये कंडीशन पहले भी थी जब ये 30% ना होकर 24 6% ऐसे कुछ था, ठीक है। अभी फिलहाल ये इतना मिला है, इतना आप याद रखेंगे। एडमिसिबिलिटी की आप बात यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, क्या एडमिसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसने कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं लिया है, कोई भी गवर्नमेंट नॉट इन गवर्नमेंट अकोमोडेशन, उसने कोई सरकारी कमरा ही नहीं लिया है, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो होते हैं वो उन्होंने नहीं लिया है, तो उसके लिए जो है आराम से एचआरए मिलेगा। लेकिन अगर उसने जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले लिया है तो उस कंडीशन में उसका एचआरए काट दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट अकोमोडेशन दिया गया, गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसे रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसे अलॉट होने के बाद उसे अलॉट हो गया और उसने उस टाइम फिर मना कर दिया, नहीं लेंगे, तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है, 3 महीने तक उसे एचआरए नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है जो रह रही है क्या वेस्टर्न हाउस होटल्स एंड वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में, तो उसे सब्सिडी रेट पर अगर वो रह रही है तो उसे एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब्सिडी रेट पर रह रही है एचआरए नहीं मिलेगा, बट अगर मार्केट रेट पर रह रही है तो उसे एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। ट्रांसफ़र के केस में याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन पर ट्रांसफ़र होता है, उसकी फैमिली बट जो है ओल्ड स्टेशन पर ही रह गई है, जिसको जो कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन उसे अलॉट हुआ था उसमें, ठीक है। तो उस केस में क्या है, तो उस केस में उसके लिए जो है एचआरए मिलेगा 8 महीने तक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर मान लीजिए उसे अलॉट नहीं था, ठीक है, तो न्यू स्टेशन पर उसे क्या होगा, सिर्फ 2 महीने तक जो है ओल्ड स्टेशन रेट पर जो है मिलेगा एचआरए, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ जो नेक्स्ट 4 महीने हैं उन तक, या फिर एंड ऑफ एकेडमिक ईयर जो एकेडमिक ईयर होता है तब तक, या नेक्स्ट 4 महीने तक, विच इज़ लेटर, ठीक है, विच इज़ लेटर, तब तक उसके लिए जो है ओल्ड रेट पर ले या वो न्यू रेट पर ले, जो भी कम होगा उस पर मिलेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप समझिएगा, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन उसे अलॉट नहीं हुआ है तो न्यू स्टेशन पर गवर्नमेंट सर्वेंट गया तो एचआरए उसे मिलेगा अप टू 2 मंथ ओल्ड स्टेशन रेट पर मिलेगा, बट उसके बाद जो 4 महीने या फिर एंड ऑफ एकेडमिक ईयर जो होता है तब तक जो इसमें से जो भी कम हो, चाहे 4 महीने कम हो या एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, तब तक उसे जो है ओल्ड रेट या न्यू रेट इनमें से जो भी कम हो उसके आधार पर उसे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्प्रेरी ट्रांसफर आप जानते हो 180 डेज तक के लिए टेम्प्रेरी ट्रांसफर माना जाता है, अप टू 180 डेज तक के लिए। तो फर्स्ट 90 डेज तक के लिए ओल्ड रेट पर हेड को जो है होम रेंट अलाउंसेस मिलेगा, उसके बाद में नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए जो न्यू रेट पर होम रेंट अलाउंस मिलेगा। मतलब टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र 180 दिन तक के लिए होता है, फर्स्ट 90 दिनों के लिए ओल्ड रेट, नेक्स्ट 90 दिनों के लिए न्यू रेट पर मिलेगा। इसके अलावा नो एचआरए नहीं मिलता है कब, जब गवर्नमेंट सर्वेंट शेयर अलॉटेड टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे मान लीजिए कोई 2 गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्वार्टर्स अलॉट हो गया और कोई दूसरा भी गवर्नमेंट सर्वेंट उस क्वार्टर्स में रह रहा हो या मान लो रहे, तो ऑन रूल के हिसाब से उसे एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। रिसाइड एट गवर्नमेंट अलॉटेड टू पेरेंट्स स्पाउस, मान लीजिए किसी पेरेंट्स के अपने उसके पास में ही रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन पहले से ही अलॉटेड है उसके स्पाउस के लिए, तो उस केस में उसे जो है नहीं मिलेगा। स्पाउस अलॉटेड गवर्नमेंट अकोमोडेशन एट सेम स्टेशन, ठीक है, सेम स्टेशन पे अगर मान लीजिए स्पाउस अलॉटेड गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉट किया गया है तो भी उसे एचआरए नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट एंड स्पाउस मान लीजिए दोनों रह रहे हैं अपन, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे वो रेंटेड पे रह रहे हैं या वो आउन अपने घर पे रह रहे हैं, तो उन्हें एचआरए मिलेगा। बट उनमें से एक ने भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले रखा है तो उन दोनों एक कोई एचआरए जो है उन्हें नहीं मिलेगा दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग लीव की हम बात करते हैं तो एनी लीव इंक्लूडिंग ईओसी, मतलब आप किसी भी छुट्टी पर जाएँ, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर भी आप जाएँ, चाहे एमसी पर जाएँ मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट पर, या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पर जाएँ, एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। 180 डेज तक तो विदाउट सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट को देने की आवश्यकता नहीं है, 180 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा एलपीआर लीव प्रिपरेटरी, वो क्या क्या बोलते हैं रिटायरमेंट, जो लीव प्रिपरेटरी बिफोर रिटायरमेंट जो होती है इसमें बोलते हैं, ठीक, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, उस केस पे क्या है एचआरए मिलता है, बट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो रह रहे हैं, जो भी हाउस वगैरह जहाँ भी वो है उन्होंने चेंज वगैरह नहीं किया है, जो भी अकोमोडेशन उनका मतलब जो उनकी हेडक्वार्टर है उस पर फैमिली रह रही है इस तरीके से, ठीक है। इसका गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रोसीड ऑन लीव एंड रिजिग्नेशन, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया, वो लीव पर गया, छुट्टी पर गया और वहाँ जाके उसने क्या करा, छुट्टी पर है वो, और छुट्टी पर जाके उसने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। और रिज़ाइन दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका एचआरए रिकवर्ड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे यूएल वाला केस बन गया, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में वो जो है चला गया छुट्टी पर, और यूएल केस में विदाउट मेडिकल उसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एचआरए मिलता है, सैलरी वगैरह तो कुछ मिलती नहीं है।
तो इस केस में क्या होगा, तो एचआर उसका रिकवर किया जाएगा, उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ वो गया है तो उस केस में जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में वो गया है और उस केस में मान लीजिए उसके डेथ हो जाती है या फिर इनवैलिडेशन उससे घोषित कर दिया जाता है, जॉब नहीं कर पाएगा, तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। टीबी कैंसर के केस में क्या होगा, लीव उस केस में 8 महीने तक, टीबी कैंसर के केस में जब लीव ले ली जाती है तो 8 महीने तक जो है एचआरए विदाउट सर्टिफिकेट और बियॉन्ड 8 मंथ जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ड्यूरिंग स्टडी लीव जो है मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ड्यूरिंग स्टडी लीव जो है एचआरए उसे दिया जाएगा, ड्रा एचआरए करेगा कि हम स्टडी लीव पर कैसे, प्लेस ऑफ स्टडी के आधार पर जो है वो एचआरए ड्रॉ करेगा। नो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग डेपुटेशन अब्रॉड, अगर वो डेपुटेशन उसका अब्रॉड हो गया तो क्या वो एचआरए ले पाएगा क्या? ठीक है। ये बात कि डेपुटेशन अब्रॉड हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब उसका डेपुटेशन अब्रॉड हो रहा है, अभी हमने डीए की पढ़ी थी यही कंडीशन, अब हम एचआरए की यही कंडीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। डेपुटेशन उसका अप्रोड हो गया तो क्या होगा, तो वो फैमिली जो है उसकी कहाँ, हेडक्वार्टर पर रहती है, तो उसे एचआरए मिलेगा हेडक्वार्टर रेट पर। ठीक है। और 1 साल तक मिलेगा विदाउट सर्टिफिकेट और बियॉन्ड 1 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हाँ फैमिली अभी भी हेडक्वार्टर पर रह रही है नहीं रह रही है, सब बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा फैमिली को अगर मान लीजिए वो अब्रॉड ले गया, ठीक है, या उसने शिफ्ट होम कर लिया अपने कहीं और जिसका उसने टीए क्लेम कर लिया, तब उसे एचआरए नहीं मिलेगा। उसके अलावा मान लीजिए ट्रेनिंग अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर अब्रॉड होती है तो ट्रेनिंग के केस में, अभी हमने पढ़ा क्या डेपुटेशन, अब हम पढ़ रहे हैं क्या ट्रेनिंग के केस में। ट्रेनिंग जब अब्रॉड होती है तो एचआरए जो है अलाउड कर दी जाएगा हेडक्वार्टर रेट पर। ठीक है। लेकिन अगर ट्रेनिंग के केस में उस ट्रेनिंग के दौरान ही अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई लीव ली है तो उन लीव जितने दिनों की उसने ली है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान ली हो या ट्रेनिंग के बाद ली हो, उस कंडीशन में उसे एचआरए नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग सस्पेंशन केस में एचआरए मिलता है। ड्यूरिंग टूर पे गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग है, दिल्ली से लेके जाता है मान लीजिए बेंगलोर, तो उस केस में जो है एचआरए दिया जाता है उसके लिए, जो भी उसका हेडक्वार्टर है उसके आधार पर। ठीक है। अब बात आती है मेडिकल अटेंडेंट रूल के बारे में। हम कुछ चीज़ मेडिकल अटेंडेंट रूल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो मेडिकल अटेंडेंट रूल्स क्या होता है, जैसे ये कब दिया जाता है, आप लोग जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को ये कवर करती है गवर्नमेंट जो है, उनको मेडिकली सुविधा देती है। तो उसके इसमें क्या है, रिसाइडिंग आउटसाइड द सिटीज कवर्ड एरिया। मान लीजिए कोई एक सिटीज़ है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कोई एक सिटी है, जैसे मान लीजिए बेंगलोर है, और बेंगलोर में कुछ एरिया क्या है, कुछ एरिया सीजीएचएस कवर्ड में है और कुछ एरिया नॉट कवर्ड सीजीएचएस है। तो जो नॉट कवर्ड सीजीएचएस है उनके लिए जो है एएमए रूल, ये जो है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट ये जो रूल है ये जो लगाया जाता है। ठीक है। रिसाइडिंग आउटसाइड द सीजीएचएस कवर्ड एरिया, बट इनके पास भी ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सीजीएचएस नॉट कवर्ड एरिया में रह रहे हैं, बट इनके पास भी ऑप्शन है वन टाइम कि ये सीजीएचएस की फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है या जो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल अटेंडेंट जो अपॉइंट करता है। ठीक है। और ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट्स जिसे कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है आपको, फैमिली डेफिनेशन। यहाँ से दो बार जो है फैमिली डेफिनेशन से सवाल आया है इसमें, तो इसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। फैमिली में कौन कौन आता है इसमें, ठीक है। तो हस्बैंड या वाइफ, जैसे मान लीजिए हस्बैंड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी वाइफ, या वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हस्बैंड, तो ये तो जो है हस्बैंड वाइफ, उसमें मोर देन वन वाइफ, ठीक है, वन वाइफ, मोर ध्यान रखिएगा, मोर देन वन वाइफ, आल्सो जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन के लिए। ठीक है। मेडिकल अटेंडेंट रूल की जो डेफिनेशन है, हस्बैंड वाइफ, मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा वाइफ भी इस रूल में शामिल होती हैं। ठीक है। और जुडिशियल सेपरेटेड जो वाइफ होती है वो भी इसमें शामिल होती है। पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें फैमिली डेफिनेशन में आते हैं, मतलब उन्हें भी मेडिकल जो है फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है। ये आप इसके में शॉर्ट में कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो पेरेंट्स फैमिली में आते हैं, स्टेप मदर फैमिली में आते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए स्टेप फादर नहीं आते। स्टेप फादर पूछ जाएगा आपसे, आप तुरंत मना कर देंगे, स्टेप फादर जो है नहीं आते। जैसे ही इसमें पूछा जाएगा आप तुरंत क्या कर देंगे, मना कर। बट स्टेप फादर्स के लिए जो है एलटीसी रूल में शामिल किया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्टेप मदर आती हैं। अगर मान लीजिए अडेप्टिव पेरेंट्स हैं, अडॉप्ट किए गए पेरेंट हैं, तो वो आएंगे, तो रियल पेरेंट्स इसमें डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है। अडॉप्टिव फादर जो हैं उनकी अगर मोर देन वन वाइफ है तो फिर ओनली फर्स्ट वाइफ जो है ये फैमिली के डेफिनेशन में है, ओनली फर्स्ट वाइफ। इसके अलावा उसके मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने पेरेंट्स या फिर अपने पेरेंट्स इन लॉ, इन दोनों में से एक को चूज़ कर सकता है कि किसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ वो लेगा। इसके अलावा जो है चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन में सन या डॉटर, ठीक है, चिल्ड्रन जो है लीगली अडॉप्टेड, स्टेप चिल्ड्रन, टेक्स एज वार्ड, ये तीनों जो है इसमें चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। और सन और डॉटर ये दोनों हो सकते हैं, ये ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और सन की कैटेगरी में आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सन की कैटेगरी में उसकी कब तक मतलब उसे मेडिकल सुविधा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए डिपेंडेंट ले सकता है डिपार्टमेंट से,
वो ले सकता है जब तक उसने कमाना शुरू नहीं किया हो, मतलब उसने अर्निंग उसकी शुरू नहीं हो गई हो, जब तक उसकी एज जो है 25 तक ना हो गई हो, मतलब 25 साल तक ले सकता है। और अर्निंग जब तक नहीं कर रहा हो तब तक ले सकता है, ठीक। मतलब इन दो बातों का याद रखना है, अर्निंग और 25 ईयर्स, 25 साल, ठीक है। इसके अलावा डॉटर के केस में क्या, जब तक वो नहीं अपने मतलब डिपेंडेंट है, अर्निंग जब करने लगेगी कोई भी डॉटर या सन, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मतलब अर्निंग करने के बाद क्या, डिपेंडेंसी खत्म, तो उस केस में ऑटोमेटिक जो है डिपेंडेंट जब नहीं होगा तो उसे कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं। तो अर्निंग का मैटर आपको याद रखना है सन और डॉटर के केस में, ठीक है, दोनों में अर्निंग के लिए। उसके अलावा क्या, मैरिड, जैसे ही डॉटर की मैरिड हो जाती है तो उस केस में वो डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो उस केस में उसको क्या है, मेडिकली फैसिलिटी वो अपने फादर के बिहाफ पर या मदर के बिहाफ पर नहीं ले सकती गवर्नमेंट सर्वेंट से, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से, ठीक है। तो मतलब आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो एज का क्राइटेरिया है वो डॉटर के केस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, डॉटर के केस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिसेबल अगर कोई सन है तो उसके लिए भी नहीं है एज लिमिट। अगर डिसेबल सन, तो नॉर्मल सन के लिए एज लिमिट है 25 साल, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें हम देखेंगे जो डॉटर है, डॉटर के लिए ही मतलब विडोड या फिर डिपेंडेंट, डाइवोर्स्ड है या फिर सेपरेटेड है, तो उसके लिए जो है इस रूल्स में शामिल है, मतलब डॉटर के केस में। और सिस्टर जो है, सिस्टर अनमैरिड, डिवोर्स्ड, एबंडन्ड, सेपरेटेड, विडोड, ये सब जो हैं इसमें डेफिनेशन में आती हैं, ठीक है। परमानेंटली डिसेबल डिपेंडेंट ब्रदर अगर है, ब्रदर वो भी क्या परमानेंटली अगर डिसेबल है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो माना जाएगा इस फैमिली की डेफिनेशन में। इसके अलावा आप डिपेंडेंसी के लिए याद रखिएगा कि 9000 प्लस डीआर से ज़्यादा ना होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की कमाई जो भी है वो 9000 प्लस डीआर से ज़्यादा उनकी जो है इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इनकी कमाई है, जो भी इनकी इनकम है 9000 प्लस डीआर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स में आप याद रखेंगे कि वो कहीं भी रह रहे हैं और उन्हें रिम्बर्समेंट किया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में ही रह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ कंसल्टेंट्स, ये याद रखेंगे कंसल्टेशन के क्या रेट है। जो एथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है वो ग्रेजुएट होगा, इस आधार पे बांटे गए हैं, या वो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, स्पेशलिस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो फर्स्ट कंसल्टेंसी के लिए 350 रुपये, और अदर जो उसके बाद सब्सिक्वेंट कंसल्टेंसी होंगे उनके बाद भी 350 रुपये है। ग्रेजुएट अगर वो है तो फर्स्ट कंसल्टेंसी के लिए 200 रुपये है, और अदर कंसल्टेंसी के लिए भी 200 रुपये ही है। इसके अलावा हमारी जो इंजेक्शन फीस जो होती है, तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, मस्कुलर वाला, उसके लिए 25 रुपये हैं दोनों केसों में। और इंट्रा नर्वस जो सिस्टम होता है उसको इंट्रावेनस वीनस जिसे बोलते हैं इंट्रावेनस, उसके लिए 50 रुपीज़, और ये 50 रुपीज़ दोनों केस में है, ठीक है। एडवांस की बात करें तो इंडोर एडवांस के लिए जो इंडोर जो ट्रीटमेंट है, इंडोर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस लिया जाएगा वो 90%, और आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस भी 90% है। बट आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस जब मिलेगा जब खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा का होगा, अंदाज जो भी मतलब मेडिकल जो भी हॉस्पिटल है वो बना कर देगा, एक्सपेक्टेड जो भी कॉस्ट आएगी वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है एडवांस रिलीज जो किया जाएगा, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ने जब एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में दी तो डिपार्टमेंट की रिसिप्ट होने के जो रिक्वेस्ट है उसके 10 दिन के अंदर अंदर एडवांस रिलीज किया जाएगा, ठीक है। टीवी अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है और उसका जो है 3 महीने से ज़्यादा का ट्रीटमेंट चलता है, तो वो 80% कॉस्ट जो है उसका भी जो भी उसकी आ रही है कॉस्ट, मतलब उसमें इलाज ट्रीटमेंट में, तो वो ले सकता है एडवांस, और या फिर 36,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एडवांस दिया जा सकता है। उसे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा हॉस्पिटल के द्वारा बना हुआ डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसके अलावा टीए की भी फैसिलिटी है कि टीए जो है मेडिकल अटेंडेंसी के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जर्नी जब ऐसा समझ आता है कि वो अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो है टीए दिया जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसकी फैमिली को भी, ठीक है। टीए भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, रेल से जाए, रोड से जाए, चाहे सी से जाए, ठीक है, मिलेगा। बट जो हॉल्ट स्टेशन में जो हॉल्ट पड़ मतलब हॉल्ट करेगा या जो रुक जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट या फैमिली, तो उसके लिए डीए उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। हॉल्ट के लिए नहीं मिलेगा, बाकी टीए डीए उसे मिलेगा। और मान लीजिए जर्नी विद सेम सिटी है तो सेम सिटी के लिए मोर देन 80 किलोमीटर की जो है रेट जरूरी होनी चाहिए तभी मिलेगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके लिए फुल टीए रेट पर मिलेगा, और गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली के लिए जो है हाफ टीए रेट पर मिलेगा, यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है टीए रूल्स का इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमने इसमें पढ़ा, मतलब इसका टीए रूल्स मतलब मेडिकल एएमए मतलब मेडिकल अटेंडेंट रूल का हमने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो उसमें छूट गई हो, कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें तो आप एक स्वामीज़ की जो बुक है उससे देख लीजिएगा, उसमें भी सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है उसका कुछ। और ये हमने पढ़ा यहाँ पर इसका क्या एचआरए भी पढ़ लिया, ठीक है, टीपीटी पढ़ लिया, डीए पढ़ लिया। तो हमने यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो थी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर ली हैं। वैसे तो मैंने ये एफआर फंडामेंटल रूल्स आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है।
फंडामेंटल रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें मैं आपको यहाँ बता ही दे रहा हूँ। ये 1 जनवरी 1922 के लिए इफेक्ट हुए हैं, 1 जनवरी 1922 से, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है अनड्यू हार्डशिप टू एनी पर्सन, किसी पर्सन के लिए कोई विशेष परिस्थिति है हार्डशिप वगैरह की तो रिलैक्स किया जा सकता है इन रूल्स के द्वारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कन्करेंस होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। डेलीगे इसमें क्या है, डेलीगेशन के लिए मतलब नो पावर में भी एक्साइज और डेलीगेट, कोई पावर एक्साइज नहीं की जाएगी, डेलीगेट नहीं जाएगी, एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्टेशन के बाद में, ठीक है। इंटरप्रेशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगा इसका, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 239 के अंदर, ठीक है। अलॉटमेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलॉटमेंट मतलब होता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो हाउस उसने ऑक्यूपाई किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो दिया गया है उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट क्वार्टर उसे अलॉट हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। कैडर के लिए आप याद रखिएगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस या फिर पार्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ क्वार्टर, तो आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस या पार्ट ऑफ सर्विस। सैंक्शन जो कि सेपरेट यूनिट सैंक्शन से की गई है, पार्ट ऑफ सर्विस या स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस कैडर कहलाती है, ठीक है। कंपनसेंट्री अलाउंसेस क्या होता है, जो उसके मीट अलाउ किए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्या मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर को जो उसका मतलब भरपाई करते हैं एक तरीके से, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो उसे दिए गए हैं, जो उसमें क्या है इंक्लूड्स क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जिसमें इंक्लूड होता है, बट उसमें क्या जो समचुरी अलाउंसेस है ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। और जो ग्रांट फ्री पासेज होते हैं, जो सी के लिए जो फ्री पासेज होते हैं, ये भी फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, वो भी इसमें काउंट नहीं होते। इसमें सिर्फ काउंट क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं ड्यूटी वगैरह पढ़ा चुका हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये देख लीजिएगा। लीप सैलरी क्या है, लीप सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया है, लीप सैलरी क्या है, लीप सैलरी मतलब क्या, मंथली, ठीक है। लीप सैलरी मतलब क्या, लीप सैलरी का मतलब हुआ मंथली अमाउंट जो पेड किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर होता है, तो वही लीप सैलरी कहलाती है। और लीन मैंने बता दिया टाइटल है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लीन क्या होता है, टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड एन रेगुलर पोस्ट, जो उसने रेगुलर बेसिस पर होल्ड किया है, वो लीन मतलब टाइटल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखें। ये देखिएगा, ये है मिनिस्ट्रियल सर्वेंट। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट मतलब क्या होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विसेज हुज ड्यूटीज आर एंटायरली क्लरिकल, ठीक है। जिनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, एंटायरली क्लरिकल होती है। मंथ का मतलब याद रखिएगा, कैलेंडर मंथ से बात की गई है। ऑफिशिएट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएट इन पोस्ट वेयर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ पोस्ट ऑन विच अनदर पर्सन होल्ड्स लियन, मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऐसी पोस्ट होल्ड कर ली है कि जिस पर किसी और का लियन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफिस है जिसमें 2 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और ये मान लीजिए ये ऑफिस में नहीं है, किसी भी कारणवश नहीं आ रहा है लंबे समय से, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को इस पोस्ट पर भी बिठा दिया गया है, ऑफिशिएट कर दिया गया है जिसे, ठीक है। तो इसका भी कार्यभार संभाल रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो मतलब अगर सही समझे तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफिशिएट कर सकती है ऐसी किसी पोस्ट पर जिस पर किसी का भी होल्ड मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड से लियन कोई और किसी और का लियन ना हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर है ओवरसीज़ पे। ओवरसीज़ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओवरसीज़ पे इसका मतलब ये है कि पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट दैट ही इज सर्विंग इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री हिज डोमिसाइल, मतलब वो क्या उसके आधार पर, जैसे वो ही सर्विंग इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री हिज डोमिसाइल, जिस कंट्री का वो है उसके अदर जो मतलब काम वर्क कर रहा है अदर कंट्रीज़ के लिए, तो ये ओवरसीज़ पे कहलाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पे मीन्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये बिल्कुल डेफिनेशन जैसा जैसा लिखा हुआ है वही आप याद रखेंगे। पे मीन्स मतलब ड्रा किया जाता है मंथली गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, क्या क्या, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो पे मीन्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। द पे अदर देन स्पेशल पे और पे ग्रांटेड टू हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए पे दिया जा रहा है, कोई अन्य स्पेशल पे है उसको हटाकर जो पे होता है जो कि सैंक्शन किया गया है उसकी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पर गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट हुआ है, जो भी सब्सटेंटिवली उसे जो मतलब अपॉइंट हुआ है उसे जो दिया जाता है, जैसे कोई पोस्ट होती है, आप मान लीजिए जैसे की पोस्ट पे अपॉइंट हुई, जो भी उस पोस्ट का पे होता है तो उसको जो पे किया जा रहा है वो, ठीक है, जो भी उसने ऑफिसिंग कैपेसिटी में जो वो वर्क कर रहा है, ऑफिसिंग कैपेसिटी के आधार पर जो उसे जिसका वो हकदार है उसे जो मतलब पे मिलता है वो पे। इसके अलावा ओवरसीज़ पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे, ठीक है। और फिर इसके अलावा एनी अदर एमेलुमेंट्स विच इज स्पेशली क्लास्ड एज पे बाय द प्रेसिडेंट, कोई एमेलुमेंट्स जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेशली उसे पे किया जा रहा है वो, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पे के अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ओवरसीज़ पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, एनी अदर एमेलुमेंट्स विच इज पाए बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अदर देन स्पेशल पे और पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए जो पे दे रहा है उसके अलावा, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे
परमानेंट पोस्ट का डेफिनेशन आ सकता है। परमानेंट पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट कैरिंग डेफिनेट रेट, ठीक है, डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन विदाउट टाइम ऑफ लिमिट, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। परमानेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, हालांकि 60 ईयर्स या जो कुछ भी है लिमिट रहती है, बट क्या परमानेंट है वो पोस्ट, ठीक है, डेफिनेट रेट उसका रहता है और वो विदाउट लिमिट ऑफ टाइम रहती है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल पे की बात करें, पर्सनल पे क्या होता है, पर्सनल पे का मतलब है एडिशनल पे जो ग्रांटेड किया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है। जो भी उसकी मतलब जो सब्सटेंटिव पे है, मतलब सब्सटेंटिव पे मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी पोस्ट पर बने रहकर जो सैलरी मिलती है उसके जो लॉस को कवर करने के लिए जो पे उसे ग्रांट की जा रही है, दी जा रही है एडिशनल पे, वो एक तरीके से पर्सनल पे कहलाती है, ठीक। चाहे वो रिडक्शन को लेकर हो, रिवीजन ऑफ पे कर लेकर हो, डिसिप्लिनरी किसी को इसके को लेकर हो, अगर उसे कोई लॉस हुआ है सब्सटेंटिव पे में तो उसे पे कोई दी जा रही है तो वो पर्सनल पे कहलाती है, कोई एडिशनल पे दी जा रही है, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अदर पर्सनल कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, उनके आधार पर जो भी उसका मतलब क्या है मेन आपको कि जो लॉस कवर कर रहा है, ये सब्सटेंटिव पे का जो भी लॉस है वो कवर किया जा रहा है पर्सनल पे के द्वारा, ये पर्सनल पे होती है, ठीक है। ठीक है, प्रिजम्पटिव पे, प्रिजम्पटिव पे क्या होती है तो इसके लिए presumptive pay of a post when used with the reference to any particular government servant means the pay to which he would be entitled if he held the post substantively। मतलब अगर वो उस पोस्ट को एंटाइटल्ड मतलब वो उस पोस्ट को धारण करता, उस पोस्ट कर वो मतलब उस पोस्ट का काम संभालता, शॉर्ट में उस पोस्ट को अगर वो लेता, इफ़ ही हेल्ड द पोस्ट सब्सटेंटिवली, ठीक है, उस पोस्ट पर ही वो है रहता एंड वर परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, और उस पोस्ट की वो ड्यूटीज़ करता, तो ये प्रज्यूम कर लिया जाता है कि उसका पे ये होता, बट इसमें क्या काउंट नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड स्पेशल पे। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रेजम्पटिव पे में क्या नहीं आता, तो इसमें स्पेशल पे नहीं आता, तो इस चीज़ को आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, स्पेशल पे नहीं आता, ठीक है। अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म और डिस्चार्ज द वर्क ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो इस पोस्ट की जो उसने को जो प्रज्यूम किया गया है जिस पोस्ट के लिए जो पे, तब तक गवर्नमेंट सर्वेंट उस पोस्ट की ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वर्क नहीं करता, मतलब वर्क करता तो वो पे के लिए माना गया है कि स्पेशल पे वाट सैंक्शन उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता उस पे के लिए, ठीक है। तो ये प्रिजम्पटिव पे होती है पोस्ट के आधार पर कि पोस्ट पे अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता सब्सटेंटिवली तो ये पे पाता, इस तरीके से, ठीक है। स्पेशल पे मीन्स का मतलब होता है कि नेचर ऑफ पे, क्या स्पेशल पे मतलब एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे टू द एमोलमेंट्स ऑफ पोस्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रांटेड टू कंसिडरेशन ऑफ। स्पेशल पे कब दी जाती है, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या स्पेशली आर्डियस नेचर, मतलब कोई कठिन नेचर, कठिन प्रकृति का कोई वर्क है तो स्पेशल पे दिया जाता है, नेचर ऑफ पे के आधार पर जैसा कि इसमें लिखा गया है। और इसके अलावा कोई क्या है विशिष्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पेसिफिक है, विशिष्ट कोई एडिशन ऑफ द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कोई स्पेसिफिक एडिशन हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक एडिशन हुआ है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर, ठीक है, तो जो है ये वाली स्पेशल पे उसके लिए दी जाती है क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशन हुआ है और कोई ऑडियस नेचर का वो वर्क कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा स्पेशल पे मीन्स ये है, ठीक है। इसके अलावा बात है सब्सिस्टेंस ग्रांट है, ये मीन्स मंथली ग्रांट मेड ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट रिसेप्ट ऑफ पे और लीव से। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ सीसीए रूल्स के बारे में, जब से लीव सैलरी या रिसेप्ट ऑफ पे नहीं मिलता सब्सिस्टेंस ग्रांट मिलता है, ठीक है, जिसका मैंने आपके बारे में आपके लिए मतलब जिक्र भी इसके बारे में किया था कि इसको एचपीएल के बराबर दिया जाता है और ये सस्पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट को हो जाता है उसके बारे में ये दिया जाता है, ठीक है। और एक पे आप इसके बारे में याद रखेंगे क्या है सब्सटेंटिव पे। सब्सटेंटिव पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या मीन्स, इसका मतलब क्या होता है द पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे और एमोलमेंट्स क्लासेड बाय द प्रेसिडेंट रूल सर्वेंट इज एंटाइटल्ड ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट विच हैव बीन अपॉइंटेड। मतलब क्या सब्सटेंटिव पे मतलब जिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट हुआ है जिस पोस्ट पर उसको सब्सटेंटिव पे की मतलब कहा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए यूडीसी पर अपॉइंट हुआ तो उस पोस्ट पर जो पे मिलता है वो उसका सब्सटेंटिव पे है जिस पर उसने लियन होल्ड कर रखा है, ठीक है, उसमें कोई स्पेशल पे या पर्सनल पे या एमोलमेंट्स कोई वगैरह उसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टेम्प्रेरी पोस्ट क्या कहलाता है, टेम्प्रेरी पोस्ट क्या होती है, अभी हमने परमानेंट ऊपर पोस्ट देखी जो कि डेफिनेट रेट जिसमें था बट उसमें क्या था अनलिमिटेड टाइम उसका टाइम था, टाइम लिमिट उसकी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिटेड टाइम है, ये आपको याद रखना है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है, टेम्प्रेरी पोस्ट के लिए। इसके अलावा टेन्योर पोस्ट होती है जो कि एक परमानेंट पोस्ट की तरह ही होती है, विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन लिमिटेड पीरियड। मतलब एक लिमिटेड पीरियड से ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिविजुअली उसे होल्ड नहीं कर सकता
मतलब जो पोस्ट बनाई गई है लिमिटेड पीरियड के लिए बनाई गई है, वो परमानेंट पोस्ट की तरह ही होती है, टेन्योर पोस्ट, ठीक है, जो कि एक टेन्योर से याद रखिएगा, टेन्योर के लिए होती है, एक निश्चित टेन्योर के लिए, ठीक है। टाइम स्केल पे वगैरह क्या होता है, टाइम स्केल पे होता है विद सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब दीज रूल्स, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, जैसे कि 18,000 क्या बेसिक पे जैसे लेवल 1 पर होता है वो 18,000 होता है, फिर नेक्स्ट 1900 होता है, उसके अलावा ऐसे ही लास्ट में जाके 5600। तो ये वाला जो होता है इंक्रीमेंट लगता रहता है, जो कि हर 1 साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ था। 1 साल की सर्विस से कंटिन्यूस 6 महीने की सर्विस ज़रूरी होती है इंक्रीमेंट लगने के लिए। तो सेम उसी तरीके से ये जो है टाइम स्केल पे कहलाता है, ठीक है। जैसे 18 हुआ, 18,000 से फिर 1900 हुआ, 1900 से फिर 19,900, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। टाइम स्केल आर सेट टू बी दी आइडेंटिकल मिनिमम द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देख ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें क्या है, अलाउंसेस जो गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट किया जाता है, कवर द एक्सपेंसेस विच जो हुए हैं उसके कब, ट्रैवलिंग के दौरान हुए हैं, पब्लिक सर्विस में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में उसके जो हुए हैं, अलाउंसेस से ग्रांट कर दिए जाते हैं। कन्वीनियंस के, हॉर्सेस के, टेंट्स के, जो भी कुछ उसके वाहन वगैरह के जो सारे जो अलाउंसेस हैं उसे दिए जाते हैं। ये एक कंडीशन है FR रूल 10 के अकॉर्डिंग दी गई है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल्स, मतलब नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड, किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट। मतलब जैसा कि आप जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की जब जॉब लगती है तो उसे जो है 2 महीने के अंदर जो है देना होता है, अदरवाइज पे एंड अलाउंसेस उसका रोक दिया जाता है और मेडिकल सर्टिफिकेट उसे लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ठीक है, होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको ऑफिस है 9 से लेकर 5 तक है उसके बाद आप हैं, उसमें रूल्स में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर ऑफिस चाहें तो 5 बजे के बाद रुकना है उसे, तो वो रोक भी सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट कोई क्लेम नहीं कर सकता, एडिशनल रिम्यूनरेशन उसे चाहिए कि काम डिस्पोजल जो मैं कर रहा हूँ, वर्क के लिए वर्क डिस्पोज कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे एडिशनल रिम्यूनरेशन के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ये जैसा कि हमने FR 30A पढ़ा था कि जब भी वो लियन जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस पोस्ट पर रहता है तो वो बना रहता है, चाहे वो जब वो ड्यूटी कर रहा हो तो उसका लियन रहेगा ही रहेगा। फॉरेन सर्विस पर, फॉरेन सर्विस में गया है तब भी उसको जो उसकी पोस्ट है उस पर उसका लियन रहता है, ठीक है। टेम्प्रेरी पोस्ट है तब भी रहता है, ऑफिशिएटिंग किसी अनदर पोस्ट पे तब भी रहता है, ज्वाइनिंग टाइम में है तो तब भी रहता है। तो ये आपको याद रखना है, लीव पर है, सस्पेंशन पर है, ठीक है, तो उसका जो है लियन उसका रहता है। बट कब उसका जो लियन है गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पोस्ट है उस पर नहीं रहता है, फॉरेन सर्विस से डेपुटेशन पर चला गया बियॉन्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट, जो कि हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा भी था, आपको भी याद आ रहा होगा, ठीक है। या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में डेपुटेशन पर गया वहाँ उसका इमीडिएट एब्जॉर्प्शन हो गया, तब उसका लियन वहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी अनदर पोस्ट पर, अगर वो मान लीजिए वो वर्क नहीं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ड्यूटीज़ के लिए जो उसके लिए दी गई हैं, तो वो किसी और पर भी जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट पर भी कर सकते हैं, कोई एफिशिएंसी और मिसहैवी बिहेवियर पर, या फिर उसकी कोई रिटन रिक्वेस्ट है उस पर भी, ठीक है। बट उसको ट्रांसफ़र जो है किया जाएगा, लेकिन उसकी जो लेस पे, मतलब जिस पोस्ट पर वो था उससे उसकी पे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस बात का याद रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और रह गई हैं, हम ये सब भी देख लेते हैं। इसमें FR 16 मतलब सब्सक्राइब प्रोविडेंट फंड के बारे में बताता है। FR 16 है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोविडेंट फंड को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा FR 17(1) याद रखिएगा कि ऑफिसर सेल बिगिन टू ड्रा द पे एंड अलाउंसेज अटैच्ड इज टेन्योर विद इफेक्ट फ्रॉम व्हेन अज्यूम ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जब ड्यूटी को अज्यूम करेगा उसी दिन से उसका जो है ड्रा पे और जो अलाउंसेज उसके जो है वो मतलब उसको स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा तो उसके सारे पे वगैरह सीज होंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा ऑफिसर इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी अथॉरिटी, तो उसके लिए जो है एंटाइटल्ड नहीं होगा किसी भी पे एंड अलाउंसेस के बारे में विदाउट एनी अथॉरिटी के लिए, अगर वो एब्सेंट रहता है तो, ठीक है। इसके अलावा पर्सन मान लीजिए रिक्रूटेड हुआ है ओवरसीज़, मतलब किसी फॉरेन ओवरसीज़ मतलब विदेश से एक तरीके से कोई रिक्रूटेड हुआ है, कमेंस टू ड्रा पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको जो अपॉइंटिंग जिसने अपॉइंट किया है उसको ड्रा करने के लिए उसका जो भी मतलब उसका पे है उसके लिए जो है मतलब अपॉइंटमेंट सेल भी डिटरमाइंड बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द अथॉरिटी, जो कि अपॉइंटेड है उसके द्वारा निकाला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा FR 17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। FR 17 है, इसमें बताया गया है अनऑथराइज्ड एब्सेंस के बारे में बताया गया है। ये क्या है, कैसे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हम लीव रूल्स के बारे में इसमें फिर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जरूर समझिएगा इसके बारे में, ठीक है। In the case of employee working in industrial establishment during strike which has been
डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर द प्रोविजंस। इसमें बताया गया है कि वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ड्यूरिंग ए स्ट्राइक ऑन विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल का बताई गई है प्रोविजंस को उसमें दिए गए हैं कि ये लीगल स्ट्राइक है, उसमें हिस्सा लेना है। जैसे कि इसमें बताया गया है सच स्ट्राइक विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम वैलिड रीज़न, उसके अलावा एब्सेंट अनऑथराइज्डली ऑफ डिजर्टिंग द पोस्ट, मतलब पोस्ट को छोड़ देना कब, और इसके अलावा ये क्या है, ये क्या समझा जाता है, सब इंटरप्शन ऑफ ब्रेक इन सर्विस माना जाता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या है, जैसे एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशंस के लिए वो नहीं ले सकता, उसके 1 साल का क्वासी परमानेंसी, एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर लिखा भी है, क्या देखिए, एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलटीसी एंड क्वासी परमानेंसी, इस चीज़ पर इसको जो इफेक्ट पड़ता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, ये सब जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस ये कहा जाता है। और ये किस पर इफेक्ट डालती है, क्वेश्चन आता है कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस का इफेक्ट क्या है, तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए मतलब अनएलिजिबल, एलटीसी के लिए भी, और क्वासी परमानेंसी उसकी रिजेक्ट होती है। ये सब चीज़ें उसको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। और डाइज नॉन के केस में याद रखना है क्या, डाइज नॉन के केस में क्या, LIP लीव इंक्रीमेंट एंड पेंशन, ठीक है। तो लीव पर और इंक्रीमेंट एंड पेंशन, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है किसका, डाइज नॉन का, ठीक है, डाइज नॉन का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लीव रूल में, ठीक है। लीव रूल्स में जो है इसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो भी डाइज नॉन है और ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, ठीक है, इन सब बातों के लिए हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, अनलेस द प्रेसिडेंट द एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज अदरवाइज डिटरमाइंस, मतलब जब तक प्रेसिडेंट कोई डिटरमाइंस मतलब वो ना करे, कोई निर्धारित वगैरह अगर वो ना करे, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 5 साल से ज़्यादा की छुट्टी पर नहीं जा सकता। मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम सेल बी ग्रांटेड लीव ऑफ काइंड एनी फॉर कंटिन्यूस पीरियड की बात चल रही है, मैक्सिमम 5 साल तक की छुट्टी पर नहीं रह सकता। उसके अलावा बाद जो रहता है तो उसे सर्विस से आउट समझा जाएगा, और इससे ज़्यादा जो है तो वो प्रेसिडेंट अगर उसके लिए निर्धारण करता है तो बात अलग है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है, सारा कुछ FRSR में जितना भी था वो भी हमने पढ़ने का यहाँ पर प्रयास किया है। मैंने काफ़ी वीडियो आपको करा दी, ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई। इसके बाद में हम जो है लीव रूल्स मैं आपके लिए कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है तो मैं उसकी छोटी मोटी वीडियो जो है लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।